Hello everyone. Of here you are welcome to all of you on this platform एग्जाम प्रहार। रेलवे ग्रुप डी के 27 नवंबर से लेकर 9 जनवरी 2026 तक के करंट अफेयर के पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला में ये है भाग 3। यदि अभी तक आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो चैनल के एक्सप्लोर करिए, वहाँ पर लाइव सेशन में आपको मिल जाएगा। अदरवाइज इसी वीडियोज के डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक पिन कर दिया जाएगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्नों के श्रृंखला में बचे हुए प्रश्नों का क्रम। प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो जैसा कि आपको पता होगा कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था और इसीलिए प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र या यूनाइटेड नेशन दिवस मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। जबकि 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे यानी कि विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 1 जुलाई 2024 से भारत में भारतीय दंड संहिता को किस अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जिसके प्रावधान वर्ष 2025 में पूरी तरह प्रभावी और न्यायिक चर्चा में है? ऑप्शन है आपके पास भारतीय न्याय संहिता, ऑप्शन बी है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ऑप्शन सी है भारतीय साक्ष्य अधिनियम या ऑप्शन डी है डिजिटल इंडिया अधिनियम। तो देखिए क्या है ना कि 2023 में 3 कानून पारित हुए थे और ये जो कानून है ना, सबसे पहले बात करें तो ये पारित हुआ था 2023 में और राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी 25 दिसंबर 2023। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। उसके बाद ये जो लागू हुआ ना 1 जुलाई 2024 से लागू हो गया। ठीक है, वे तीनों कानून कौन कौन हैं तो याद रखिए, ये तीनों कानून हैं भारतीय न्याय संहिता, एक तो है भारतीय न्याय संहिता, दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और तीसरा था भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, तीनों 2023 में पारित हुए थे। तो याद रखें भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि ये किन के स्थानों पर आया। तो ध्यान दीजिएगा कि जो भारतीय न्याय संहिता है ना, ये आया आईपीसी 1860 के स्थान पर। जो इंडियन पिनल कोड था, भारतीय दंड संहिता था 1860, उसके स्थान पर आया था। जबकि भारतीय नागरिक सुरक्षा जो है ना संहिता, ये सीआरपीसी 1973 के स्थान पर आया। क्रिमिनल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीज्योर जो 1973 था, इसके स्थान पर ये आया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। जबकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की बात करें तो ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लेता है। ठीक है, इतना तो आप ध्यान दीजिएगा। और राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई 25 दिसंबर 2023 को और लागू हो गया 1 जुलाई 2024 से। ठीक है, एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि भारतीय न्याय संहिता जो है ना, इसमें टोटल 22 अध्याय हैं, 22 नहीं 20 अध्याय हैं और 358 धाराएं हैं। ठीक है, जबकि जो आईपीसी था ना, इसमें 23 अध्याय और 511 धाराएं थी। तो इतना ध्यान दीजिएगा। आइए अब देखते हैं अपने प्रश्न पे। प्रश्न पूछा था कि जो आईपीसी जो भारतीय दंड संहिता है, इसके जगह पे कौन आया? आईपीसी 1860 के स्थान पर क्या आया? बीएनएस 2023। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? भारतीय न्याय संहिता 2023। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए, यहां से प्रश्न बनेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। वर्ष 2025 में आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट पर हुई उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो ये किया गया था जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी
जो वर्तमान गृह मंत्री हैं अमित शाह, इनके द्वारा हुआ। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, जो अमित शाह हैं अक्टूबर 2025 में 4,645 करोड़ रुपए की आपदा न्यूनीकरण परियोजना को मंजूरी दी। परामर्शदात्री समिति अगस्त 2025 में उन्हें आपदा प्रबंधन एवं क्षमता निर्माण पर गृह मंत्रालय की संसदीय परामर्शदात्री समिति की बैठक की अध्यक्षता की। ठीक है, तो याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जून 2025 में बैडमिंटन में विश्व नंबर 1 पर स्थान पर पहुंचने वाले पहले थाई पुरुष खिलाड़ी कौन बने? तो ये बने कुनलुवात विटिडारसन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नाम याद रखना, कुनलुवात विटिडारसन। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। एसबीआई और सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत की वार्षिक बेरोजगारी दर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 2017-18 में 6% थी। ठीक है, वह कम होकर 2024-25 में कितने परसेंट पर आ गई है? ये एक किताबी आंकड़ा है और याद रखना ये 3.2 आ गया। हकीकत में ऐसा है या नहीं पता नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। CSIR द्वारा हैदराबाद में भारतीय आबादी के जीनोम अनुक्रमण के लिए शुरू किए गए मिशन का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द मिशन लॉन्च बाय CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च सेंटर बोलते हैं ना, इंस्टीट्यूट ऑफ सेंटर फॉर जीनोम सीक्वेंसिंग ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ना, ये इंडिजेन है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इंडिजेन। ठीक है, CSIR जिसका पूरा नाम होता है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा भारतीय आबादी के जीनोम अनुक्रमण के लिए हैदराबाद में सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी कि CCMB एक संस्था है, और दिल्ली में जो है IGIB इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के माध्यम से शुरू किए गए मिशन का नाम है इंडिजेन। ठीक है, याद रखना। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगस्त 2025 में उत्तराखंड में धाराली में जो क्लाउड बर्स्ट हुआ था, बादल फटने की आपदा आई थी, उसके पुनर्वास और नुकसान के आकलन के लिए गठित विशेष समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया था सुरेंद्र पांडे को। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में 2025 में किस राज्य सरकार ने स्कूलों में लागू की त्रिभाषा नीति को वापस लेने का निर्णय किया? तो ये था कर्नाटका या महाराष्ट्र? तो सही उत्तर महाराष्ट्र हो जाएगा। हाल ही में मार्च 2025 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसे सेबी बोलते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कि नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये बने हैं नए अध्यक्ष जो हैं तुहिन कांत पांडे, और इन्होंने स्थान लिया है माधवीपुरी बुच का। ठीक है, वहीं याद रखना शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया, जबकि अजय सेठ को IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने। तो सारे नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन यानी कि बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला? तो ये मिला सुदीप्तो सेन को। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, सुदीप्तो सेन। जबकि बेस्ट एक्टर कौन थे? एक तो 12th फेल वाले, क्या नाम है उनका, 12th फेल में एक्टर था, और एक जवान के लिए शाहरुख खान को, विक्रांत करके था 12th फेल का एक्टर जो है। ठीक है, तो याद रखिएगा। कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो देखिए, कूनो राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से नामीबिया से चीते वगैरह आए थे। तो ये मध्य प्रदेश में शिवपुर जिले में स्थित है। ठीक है, जबकि ध्यान देना ये मध्य प्रदेश का एक शिवपुरी जिला है। यहाँ पर आपको मिलेगा माधव राष्ट्रीय उद्यान, माधव
टाइगर रिजर्व भी बोलते हैं। और इसको ना 58वां टाइगर रिजर्व का दर्जा प्राप्त हुआ है, ठीक है, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। माधव की बात करें तो शिवपुरी, और कूनो की बात करें तो श्योपुर, दोनों महाराष्ट्र नहीं एमपी में ही स्थित है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में राज्य के पहले अत्याधुनिक खेल परिसर और खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन राजगीर के किस जिले में किया? तो राजगीर के नालंदे जिले में किया, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता होगा कि नीतीश कुमार अभी जो चुनाव हुआ था 2025 में, नवंबर 2025 में, यहाँ पे सीएम दोबारा बन चुके हैं, ठीक है। और ये गठबंधन जो था बीजेपी का जेडीयू से था, आरजेडी से था। चलिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मदर मैरी कम टू मी पुस्तक की लेखिका कौन है? तो ये जो किताब है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, सितंबर माह की थी, 2025 की ही। और ये किताब जो है ना, ये अरुंधति राय की है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, अरुंधति राय। अगला प्रश्न है हमारा, डायबिटीज यानी कि मधुमेह की जांच के लिए चेक किट किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो ये जो विकसित किया गया है आईसीएमआर के द्वारा, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा विकसित किया गया है, तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में ई स्पोर्ट को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने और इसके विकास को बढ़ावा देने में किस मंत्रालय ने सबसे महत्वपूर्ण सहयोग किया है? तो सिंपल सी बात है, स्पोर्ट्स से संबंधित है, तो युवा और खेल मंत्रालय ही करेगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और वर्तमान में युवा और खेल मंत्री कौन है? तो ये वीरेंद्र कुमार। वर्तमान में युवा और खेल मंत्री कौन है? वीरेंद्र कुमार ही होंगे। जल शक्ति मंत्री तो सी आर पाटिल हैं। कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी हैं। जी हाँ, नहीं माफ करना, वीरेंद्र कुमार जो है ना, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इनके पास है, ठीक है। तो युवा और खेल मंत्री कौन हो जाएंगे? माफ करना, हाँ, डॉक्टर मनसुख मंडाविया, काफी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना। वर्तमान में युवा और खेल मंत्री कौन है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 2024 में पूर्वोत्तर भारत के किस जैव विविधता हॉटस्पॉट में अवैध अतिक्रमण और वनों की कटाई के खिलाफ बड़े पैमाने पर पारिस्थितिक विरोध का देखा गया? तो ये जो देखा गया ना, असम का मानस नेशनल पार्क था। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, असम का मानस नेशनल पार्क, ठीक है। हाँ, बढ़ते हैं अगले प्रश्न। राष्ट्रीय विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखला शिखर सम्मेलन 2025 की बैठक कहाँ की गई? तो नई दिल्ली में किया गया। जनवरी 2025 में किस कलौरी श्रेणी की पनडुब्बी, जो स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी को आधिकारिक तौर पर भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो ये था आईएनएस बागसीर। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। T20 क्रिकेट इतिहास में 62 वर्ष की आयु में पेशेवर मैच खेलने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने? तो ये बने एंड्रयू ब्राउनली। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, हरियाणा सरकार ने किस वर्ष तक राज्य में पराली जलाने की प्रथा को पूरी तरह से समाप्त करने का टारगेट रखा है? तो ये रखा 2027 तक। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। जुलाई 2025 में डीआरडीओ द्वारा किस मिसाइल का 24 घंटे का निरंतर निगरानी और विकासात्मक परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया? तो ये था अग्नि 5 या प्रलय? करेक्ट आंसर अग्नि 5 ही होना चाहिए, या प्रलय।
अग्नि 5 ही होगा। नीति आयोग की रिपोर्ट और अद्यतन आंकड़ों के अनुसार 2011 से 2024 के बीच लगभग कितने लोग गरीबी रेखा से बाहर आए, तो ये लगभग 24.8 करोड़ लोग बाहर आए। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब बात है नीति आयोग। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके जो अध्यक्ष होते हैं ना, ये प्रधानमंत्री होते हैं, वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। इसके उपाध्यक्ष जो है ना, सुमन बेरी हैं। कौन है? सुमन बेरी। सुमन बेरी। और इसके जो सीईओ हैं वर्तमान में BVR सुब्रमण्यम है। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। और नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष जो थे ना, अरविंद पनगड़िया थे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। वर्ष 2025 में भारतीय सेना द्वारा चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर मुख्य रूप से किस क्षेत्र में आयोजित किया गया था? तो ये आपको पता ही होगा कि POK यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर में। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। जुलाई 2025 में 17वां ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इसका फुल नेम होता है, शिखर सम्मेलन ब्राजील के किस शहर में हुआ? तो ये ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी नहीं, डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, रियो डी जेनेरियो। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। करेक्ट, प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस जो मनाया जाता है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बलिदान की याद में कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को मनाया जाता है। जबकि एक और शहीद दिवस याद रखना 30 जनवरी को मनाया जाता है, जब महात्मा गांधी का हत्या हुआ था। ठीक है, तो ये भी डेट याद रखना। जबकि आपको पता होगा 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता नहीं गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और इस बार जो गणतंत्र दिवस है, रिपब्लिक डे का 77th रिपब्लिक डे मनाया जाएगा। ठीक है, ये भी ध्यान देना, 2026 की मैं बात कर रहा हूँ। तो जबकि 2025 में जो 76 मनाया गया था, और इसमें जो आए थे मुख्य अतिथि वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबियो सुबियांतो थे। जबकि इस बार 26 में जो आएंगे, ये जो यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष हैं वे लाएंगे, और यूरोपीय यूनियन के हाँ अध्यक्ष ही आएंगे। ठीक ठीक, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। मार्च 2025 में किसे भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? अभी जस्ट डिस्कस किया गया कि माधव टाइगर रिजर्व जो MP के शिवपुरी जिले में है, इसको क्या घोषित किया गया? 58वां टाइगर रिजर्व। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, 107वें नंबर का जो नेशनल पार्क बना भारत का, ये है उड़ीसा का सिमलीपाल नेशनल पार्क। ठीक है, सिमलीपाल नेशनल पार्क, ये भी ध्यान दीजिएगा। क्लियर? आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, मई 2025 में आयोजित इटालियन ओपन 2025 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो नाम याद रखना, कार्लोस अल्कराज। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। और किसको हराया था, मतलब उप विजेता कौन बने थे? तो ये थे जैनिक सिनर। और ये कहाँ के हैं? इटली के हैं। ठीक है, याद रखना। चीन ने कौन सा AI सेटेलाइट लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में चीन ने 2025 में एक AI सेटेलाइट लॉन्च किया जिसका नाम है AI कमर्शियल हाइपर सेटेलाइट, जिसका नाम है रोंग पियो जिंग सिडाई 18th। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 2025 में चीन का पहला लॉन्च किया गया उपग्रह कौन सा था? तो ये था Shijian 25। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, 2025 में चीन का पहला लॉन्च किया गया उपग्रह Shijian 25 है, जो 7 जनवरी 2025 को कच्छ में स्थापित हुआ था, जिसका जो पर्पज है ना, उपग्रह ईंधन भरने और जीवन विस्तार तकनीकों का सत्यापन करना है। जबकि ये जो उपग्रह है सेटेलाइट, तियानवेन 2
यह एक बड़ा क्षुद्रग्रह नमूना वापसी मिशन है जिसे मई 2025 में लॉन्च किया गया तो ये भी ध्यान दीजिएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का जो कौन सा एडिशन था जो बिहार में आयोजित हुआ था 4 से लेकर 15 मई 2025 तक, तो ध्यान देना कि खेलो इंडिया यूथ गेम का ये 7वां एडिशन था। एडिशन याद रखना, 7वां एडिशन। और 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहाँ हुआ? बिहार में। कब से कब? 4 से 15 मई। ठीक है, इतना ध्यान देना। जबकि 38वां एडिशन से याद रखना, ये खेलो इंडिया गेम हुआ था, उसका 38वां एडिशन 2025 में उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, आइए एक बार देखते हैं, यहाँ से भी प्रश्न बने थे। तो खेलो इंडिया यूथ गेम की बात करें तो 2025 में इसका 7वां संस्करण था, बिहार में आयोजित हुआ 4 से 15 मई 2025 के मध्य। ठीक है, विजेता रहा महाराष्ट्र टोटल 158 पदकों के साथ, जिसमें 58 गोल्ड, 47 रजत और 53 कांस्य थे। दूसरे स्थान पर हरियाणा रहा और तीसरे स्थान पर राजस्थान रहा। नेक्स्ट बात करते हैं खेलो इंडिया पैरा गेम। खेलो इंडिया पैरा गेम्स की बात करें तो ये इसका दूसरा संस्करण था। ठीक है, यानी 2024 में पहली बार हुआ था। ये हुआ 20 से 27 मार्च 2025 के मध्य। और कहाँ हुआ? नई दिल्ली के 3 स्टेडियम नाम याद रखना, ये स्टेडियम का नाम भी पूछा जा चुका है। एक तो है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, दूसरा इंदिरा गांधी स्टेडियम और तीसरा करडी सिंह शूटिंग रेंज में। ठीक है, तो याद रखना। और खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 में पदक तालिका में हरियाणा जो रहा शीर्ष स्थान पर रहा, यानी कि प्रथम स्थान पर हरियाणा रहा। नेक्स्ट बात करते हैं जो खेल से संबंधित है, राष्ट्रीय खेल जो नेशनल गेम 38वें नंबर का हुआ 2025 में, कहाँ हुआ? उत्तराखंड में हुआ। ठीक है, और इसमें जो प्रथम स्थान पे था राष्ट्रीय खेल 2025 जो उत्तराखंड में हुआ 38वें नंबर का। पदक तालिका में कौन था फर्स्ट पे? सर्विसेज कंट्रोल स्पोर्ट बोर्ड, यानी कि SSCB। ठीक है, टोटल 121 पदकों के साथ, जिसमें 68 गोल्ड, 26 ब्रांज और 27 कांस्य था। जबकि दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र था टोटल 201 पदों के साथ। अब देखिए यहाँ पे टोटल पदक 201 तो अधिक है, लेकिन क्या है ना कि जो सबसे ज़्यादा गोल्ड लाता है ना उसको ही प्रथम पे माना जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। तो प्रथम स्थान पे सर्विसेज, दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरे पे हरियाणा था। मेजबान कौन था? उत्तराखंड, और उत्तराखंड इसमें 7वें स्थान पर आया था। क्लियर है, ये 38वें नंबर का था और कब से कब हुआ? 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी 2025 के मध्य में। क्लियर है, चलिए बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है खेलो इंडिया विंटर गेम 2025। इसका जो फर्स्ट फेज हुआ था इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो जो पहला चरण हुआ था ना, ये हुआ था गुलमर्ग जो कि जम्मू कश्मीर में था। जबकि जबकि दूसरा चरण जो था लेह लद्दाख में हुआ था। क्लियर है, तो याद रखिएगा। बात करें खेलो इंडिया विंटर गेम 2025, तो इसका जो है ना 2025 में 5वां एडिशन था। और माफ करना, पहला चरण जो है लेह में हुआ था। मैंने उल्टा बता दिया क्या? पहला चरण कहाँ हुआ? लेह में हुआ था, फर्स्ट वाला। और दूसरा हुआ था गुलमर्ग में, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, जो फर्स्ट फेज हुआ लद्दाख के लेह में हुआ 23 से 27 जनवरी 2025 के मध्य में, जिसमें आइस हॉकी और आइस स्केटिंग संबंधित था। जबकि दूसरा फेज जो हुआ गुलमर्ग में हुआ, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में, और ये हुआ 9 से 12 मार्च 2025 के मध्य में। आयोजनकर्ता कौन था? युवा मामले और खेल मंत्रालय। और वर्तमान में युवा मामले और खेल मंत्रालय कौन है? तो मनसुख मंडाविया। ये नाम याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न। नेक्स्ट हमारा जो गेम है खेलो इंडिया बीच गेम 2025, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2025 में ये पहली बार हुआ था, यानी इसका फर्स्ट एडिशन था। कब से कब हुआ? 19 से 24 मई 2025 के मध्य। और ये हुआ केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव में। ठीक है, कहाँ हुआ? दमन और दीव में। इसमें जो पहले स्थान पे था ये मणिपुर रहा। ठीक है, फर्स्ट पे कौन रहा? मणिपुर रहा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
मई 2025 में IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा इको जनरल इंश्योरेंस पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना किस कारण से लगाया गया? तो ये लगाया गया आउटसोर्सिंग नियमों और कमीशन भुगतान मानदंडों के उल्लंघन के लिए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फॉर वायलेशन ऑफ आउटसोर्सिंग नॉर्म्स एंड कमीशन पेमेंट गाइडलाइन। अब बात है IRDAI। तो IRDAI का फुल फॉर्म तो बता ही दिया है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष जो है ना, ये हैं अजय सेठ। तो ये नाम भी याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। नवंबर 2025 में भारत के किस राज्य में चुनाव हुआ? सबको पता होगा कि अभी नवंबर 2025 में बिहार में इलेक्शन हुआ था, जिसमें नीतीश कुमार को क्या बनाया गया था? मुख्यमंत्री। और लगातार ये 10वीं बार बने थे। ठीक है, यहाँ से प्रश्न ये भी बना था कि नवंबर 2025 में जो बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था ना, इसमें टोटल कितने सीटों पर चुनाव हुआ था, मतलब बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार की बात करें तो विधानसभा सीटों की संख्या अपनी आपकी 200 कितना है, 43 या 47? 237। ठीक है, थोड़ा सा डाउट इसमें है। जिसमें क्या हुआ था ना, यहाँ से प्रश्न बना था कि भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिली थी? तो टोटल 89 सीटें सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। जिसके बाद जो जनता दल था, JDU था, उसको 85 सीटें मिली थी। बीजेपी को कितना, 89, और JDU को 85 सीटें मिली थी। और इसका जो चुनाव हुआ था, पहले चरण की वोटिंग जो है 6 नवंबर को, और दूसरे चरण की वोटिंग जो है 11 नवंबर को हुई थी। ठीक है, और मतगणना 14 नवंबर को समाप्त हुआ था। जिसमें क्या है ना कि जो NDA गठबंधन है, जिसमें बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, JDU, LJP, HAM, ये सब मिला के 2 सीटें पाई थी, जबकि महागठबंधन को 35 सीटें मिली थी। तो 202 ये हो गया, 35 महागठबंधन को, और इंडी गठबंधन जिसको बोलते हैं, और कितना था, 6 सीटें अन्य को मिला था। तो टोटल कितना हो जा रहा है, 6 5 11, 11 2 13, हासिल 1 आ गया, और 3 1 4, और 2। तो इस प्रकार टोटल बिहार विधानसभा में विधानसभा सीटों की संख्या कितना होगा, 243। ठीक है, तो याद रखिएगा। वहीं उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 403 है, ये भी ध्यान दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय हरित पहल के अंतर्गत कौन सा मिशन शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया राष्ट्रीय सौर मिशन। ठीक है, नेशनल सोलर मिशन, या राष्ट्रीय जो हाइड्रोजन मिशन था। तो हाइड्रोजन से संबंधित तो कुछ है नहीं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नेशनल सोलर मिशन। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? देखिए, रीन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए भारत की राष्ट्रीय हरित पहल के तहत राष्ट्रीय सौर मिशन शुरू किया गया था, जिसका पर्पज सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। हालांकि हाल ही में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, ये नाम भी याद रखना, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी शुरू किया गया है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। उड़ीसा के किस संरक्षित क्षेत्र को अप्रैल 2025 में भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क घोषित किया गया? तो ये था सिमलीपाल नेशनल पार्क। इससे पहले उड़ीसा में एक ही नेशनल पार्क था, जो कि भीतरकनिका नेशनल पार्क था, ये भी उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, तो ये नाम याद रखना, सिमलीपाल नेशनल पार्क। क्लियर है, उड़ीसा में स्थित है। और एक चीज़ और ध्यान देना, जो उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस मनाया जाता है, ये प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को मनाया जाता है। 1 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस, क्योंकि उड़ीसा जो है बिहार से अलग होकर 1 अप्रैल 1936 में अलग एक राज्य बना था,
जबकि बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, क्योंकि बिहार भी पहले बंगाल में था ना, तो बंगाल से अलग होकर 1912 में बिहार अलग राज्य बना था। ठीक है, तो दोनों प्रश्न आ चुके हैं रेलवे ग्रुप डी के 2025 के एग्जाम में। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। लॉर्ड्स ऑफ अर्थ एंड सी, अ हिस्ट्री ऑफ चोला एम्पायर, पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है ना, ये है अनिरुद्ध कड़ी सेठी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनिरुद्ध कनिसेट्टी इस बुक के लेखक हैं, जिसका नाम है लॉर्ड्स ऑफ अर्थ एंड सी, अ हिस्ट्री ऑफ द चोल एम्पायर। क्लियर? ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। जून 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक का रेपो रेट कितना था? तो बात कर रहा है जून 2025, तो जून 2025 में जो था ना, ये 5.50 था, याद रखिएगा। और ये हर 3 महीने में आता है ना, तो ये भी ध्यान देना। सबसे पहले बात करें कि जो यह दर जो है ना, 9 अप्रैल 2025 को घोषित मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद निर्धारित की गई थी, जिसमें रेपो रेट को 6.25 से घटाकर 6% कर दिया गया, यानी जून में 6% कर दिया गया क्या? आइए एक बार और देखते हैं इसको। तो सबसे पहले बात करता है जून में, सही है, जून में 5.50। ठीक है, ये लिस्ट याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2025 का तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बार 2025 में जो फरवरी का याद रखना, 7 फरवरी 2025 को जो रेपो रेट था 6.25 था, फिर उसके बाद 9 अप्रैल को घट के 6% हो गया, उसके बाद जून में 5.50%, अगस्त में सेम रहा 5.50%, और लेटेस्ट दिसंबर का याद रखना 5.25% रिवर्स, माफ़ करना, रेपो रेट आरबीआई का था। ठीक है, तो ये लिस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। क्या पूछता है? लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड्स आयोजित कहाँ किए गए थे? जैसा कि आपको पता होगा, रेलवे ग्रुप डी में एग्जाम में इस सेशन से काफ़ी प्रश्न बने थे। जो लारियस स्पोर्ट्स अवार्ड थे, अलग अलग पुरस्कारों को किसको दिया गया था, तो यहाँ पर पूछा है कि लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड्स कहाँ पे हुआ? तो ये हुआ था स्पेन की राजधानी मैड्रिड में। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मैड्रिड स्पेन में। क्लियर? कब हुआ? 21 अप्रैल 2025 को। ये याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2025 का जो लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड था ना, उसमें वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला था मोंडो डुप्लेंटिस को, जबकि वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला था सिमोन बाइल्स को। वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर मिला था रियल मैड्रिड को, और ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर मिला था लामिल यामाल को। जबकि कमबैक ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला था रेबेका अंद्राडे को, और स्पोर्ट्स पर्सन विथ अ डिसेबिलिटी का पुरस्कार मिला था जियांग युवान को। जबकि एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला था टीम पिटकॉक को, और स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड का पुरस्कार किक फॉर लाइफ को मिला। जबकि स्पोर्टिंग आइकन अवार्ड का पुरस्कार राफेल नडाल, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो मिला था केली स्लेटर को मिला था। काफ़ी इंपॉर्टेंट मानिएगा। ठीक है, ये लिस्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। स्वीडन के अर्मांडो मोंडो डुप्लेंटिस ने पोल वॉल्ट का विश्व रिकॉर्ड 12वीं बार किस वर्ष तोड़ा? तो ये 2025 में तोड़ा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए नहीं, डी हो जाएगा। क्लियर? स्वीडन के अर्मांड मोंडो डुप्लेंटिस ने 2025 में विशेष रूप से 15 जून 2025 को स्टॉकहोम डायमंड लीग में 6.28 मीटर कूदकर 12वीं बार पोल वॉल्ट का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा, जो उनका अपना ही रिकॉर्ड था और उनके करियर का ये 12वां विश्व रिकॉर्ड था। क्लियर? आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न। पेरिस मैराथन 2025 किसने जीता? तो देखिए, अगर पेरिस मैराथन 2025 की बात करें तो मेल में पूछेगा तो बेनार्ड बिबॉट, और फीमेल में पूछेगा तो बेडाटू हिरपा ने जीता था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दोनों ध्यान दीजिएगा। मेंस का बात करें तो जो बेनार्ड बेवाट है ना, ये केन्या के हैं। ठीक है, पुरुष वर्ग में जीता। जबकि महिला वर्ग में क्या नाम है, वेडाटू हिरपा, जो कि इथोपिया की हैं।
और जैसा कि आपको पता होगा इथोपिया की राजधानी कहाँ पे है? अदिस अबाबा, ठीक है, अदिस अबाबा। जबकि केन्या की राजधानी कहाँ है? नैरोबी। क्लियर है? केन्या की राजधानी नैरोबी। और नैरोबी में किसका हेडक्वार्टर है? यूएनईपी। ठीक है, चलिए देखिए, जो पेरिस मैराथन 2025 है ना, इसका एक और नाम है, इसको नाम याद रखना, स्कैंडर इलेक्ट्रिक मैराथन डा पेरिस 2025। कहाँ हुआ? पेरिस फ्रांस में। और कब से कब हुआ? तो 13 अप्रैल को यह मैराथन आयोजित हुआ था। पुरुष वर्ग में बता दिया कि बेनार्ड बेबॉट, और महिला वर्ग में बेराटू हिरपा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्या पूछ रहा है? विश्व मलेरिया दिवस यानी कि वर्ल्ड मलेरिया दिवस डे प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 25 अप्रैल को, ठीक है। जबकि 7 अप्रैल को आपको पता होगा विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 7 अप्रैल 1948 को WHO का स्थापना हुआ था। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? टेड्रोस अधानोम गैब्रियस। जबकि 31 मई आपको पता होगा वर्ल्ड लेबर नहीं वर्ल्ड नो टोबैको डे यानी कि तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष 31 मई को मनाया जाता है, नो टोबैको डे। तथा 1 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है वर्ल्ड एड्स डे। एड्स मतलब जिसका फुल नेम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये एक प्रकार के वायरस से होता है जिसका नाम है HIV, और HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यून वायरस, ठीक है, याद रखिएगा। तो जो विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया ना 2025 में, इसकी थीम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी थीम याद रखना, इसकी थीम है 2025 की मलेरिया एंड्स विथ अस, री इन्वेस्ट, री इमेजिन और रीइग्नाइट यानी RRR। हिंदी में बात करें तो मलेरिया हमारे साथ समाप्त होता है, पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना और पुनर्जीवन, ये थीम थी 2025 की विश्व मलेरिया दिवस की, मनाया गया 25 अप्रैल को। जबकि जो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है ना, इसकी थीम थी 2025 की स्वस्थ शुरुआत आशावादी भविष्य, हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर। देखिए जो थीम है ना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से, आपने देखा ही होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। शुभांशु शुक्ल, अभी आपने पता होगा कि ये अंतरिक्ष मिशन पे गए थे, मतलब स्पेस स्टेशन पे, और इनका जो एक्सियोम 4 मिशन था तकनीकी और सुरक्षा कारणों से कई बार डिले हुआ था, ठीक है, पोस्टपोन्ड हुआ था। तो ऐसा क्यों हुआ था? तो क्या हुआ था ना, स्पेस यक्स के फाल्कन एंड रॉकेट में जो लिक्विड ऑक्सीजन होता है ना, उसके लीक होने के कारण, इंजन एक्चुएटर की खराबी के कारण, और ISS के जेडविडा मॉडल में प्रेशर सिग्नल मिलने के कारण, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जो 1 दिसंबर को मनाया गया, क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड एड्स डे। इसकी थीम याद रखना 2025 की, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है 2026 में सारे एग्जाम में, ठीक है। तो इसकी थीम थी बाधाओं पर काबू पाना, एड्स प्रतिक्रिया में सुधार यानी कि ओवरकमिंग डिस्ट्रप्शन ट्रांसफार्मिंग द एड्स रिस्पॉन्स। जबकि 2024 की थीम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार देख लीजिए, सही रास्ता अपनाएं, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट। ध्यान देना, ये थीम 2025 की है, जबकि 2000 माफ करना 2024 की है, टेक द राइट पाथ माई हेल्थ माई राइट। जबकि 2025 की जो थीम है ये है ओवरकमिंग डिस्ट्रप्शन ट्रांसफार्मिंग द एड्स रिस्पॉन्स। क्लियर है? देखिए HIV एक वायरस है जो प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है, खासकर CD4 कोशिकाओं को, जिससे शरीर संक्रमण से नहीं लड़ पाता और अंततः एड्स हो जाता है। क्लियर है? यह यौन संबंध संक्रमित सुइयों, यहाँ से भी प्रश्न बना था, रक्त के माध्यम से फैलता है, लेकिन प्रभावी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी से लोग लंबा और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। जहाँ से प्रश्न बना था एड्स किससे नहीं फैलता है, तो ये फैलता है यौन संबंध विसंक्रमित सुइयों से, ठीक है। ये किससे नहीं फैलता है? तो ये फैलता है, नहीं फैलता है हाथ मिलाने, गले मिलने, ये सबसे नहीं फैलता है, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। जो 31 मई को 2025 में मनाया गया विश्व तंबाकू निषेध दिवस, इसका भी थीम याद रखना। इसका थीम है अपील का पर्दाफाश, तंबाकू और निकोटीन उत्पादों पर
उद्योग की चालबाजियों को उजागर करना, यानी अनमास्किंग द अपील, एक्सपोजिंग द टोबैको एंड निकोटीन इंडस्ट्री टैक्टिस। क्लियर है। 2025 में महाराष्ट्र से कला के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो आपको पता होगा 2025 में टोटल 19 लोगों को पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था। जब जिसमें कला के क्षेत्र में बात करें, महाराष्ट्र से थे शेखर कपूर। कौन थे? शेखर कपूर। इसके अलावा टोटल 19 लोग जो थे ना पद्म भूषण विजेता 2019, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। तो 2025 में जो टोटल पुरस्कारों की बात करें तो टोटल 139 पुरस्कार प्रदान किए गए, पद्म पुरस्कार। ठीक है। जिसमें 139 पद्म पुरस्कारों में पद्म विभूषण की बात करें तो 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार जो था ये मिला था 113 लोगों को। ठीक है। ये लिस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा। 7, 19, 113 टोटल मिला के 139। कौन देता है? राष्ट्रपति। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। क्लियर है। यहां से एक और प्रश्न ध्यान दीजिएगा कि इन पुरस्कारों में टोटल 139 में जो महिलाएं हैं 23 हैं, जबकि एनआरआई जो हैं 10 हैं। मरणोपरांत टोटल 13 लोगों को दिया गया। एनआरआई मतलब समझते हैं ना, नॉन रेजिडेंट इंडियन। तो आइए बढ़ते हैं। जो पद्म विभूषण मिला था 7 लोगों को, इनका नाम देखते हैं। पद्म विभूषण जो 7 लोग मिला, ये नाम है दुब्बू नागेश्वर रेड्डी जो कि मेडिसिन से हैं, तेलंगाना के। जगदीश सिंह खेयर की बात करें तो पब्लिक अफेयर से हैं, चंडीगढ़ के। कुमुदी रजनीकांत लाखिया की बात करें तो कला से हैं, गुजरात की। और लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम की बात करें तो कला से ही हैं, कर्नाटक के। जबकि एमटी वासुदेवन नैयर, ओसामू सुजुकी और शारदा सिन्हा को मरणोपरांत पुरस्कार मिला। जहाँ पे एमटी वासुदेवन नैयर लिटरेचर एजुकेशन से हैं, केरला के। और ओसामू सुजुकी ट्रेड इंडस्ट्री से, जापान के। जबकि शारदा सिन्हा कला से हैं, जो लोक गायिका थी, ये बिहार के हैं। ठीक है। तो ये नाम भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो पद्म भूषण पुरस्कार मिला था 19 लोगों को, ये नाम भी इंपॉर्टेंट है तो देखना। ये हैं ए सूर्य प्रकाश, अनंत नाग, विवेक देवराय, जतिन गोस्वामी, जोश चाक्को पेरियापुरम, कैलाश नाथ दीक्षित, मनोहर जोशी, नल्ली कुप्पास्वामी चेट्टी, नंदमुरी बालकृष्णम, पी आर श्रीजेश, पंकज पटेल, पंकज उदास, राम बहादुर राय, साध्वी रितंबरा, अजीत कुमार, शेखर कपूर, सोमनाथ चंद्र कुमार और सुशील कुमार मोदी के अलावा विनोद धाम। ये टोटल 19 जो लोग हैं, इनको मिला था पद्म भूषण पुरस्कार 2025। ये किस फील्ड से हैं और किस देश से हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। तो याद रखिएगा। जबकि पद्मश्री पुरस्कार की बात करें टोटल 113 लोगों को मिला था। नाम याद करना कठिन है, फिर भी जो इम्पोर्टेंट है याद रखिएगा। जैसे कला के क्षेत्र में बात करें तो अद्वैत चरण गणनायक, अच्युत रामचंद्र पल्लव, अरिजीत सिंह, अशोक कुमार सर्राफ। इसके अलावा अश्वनी कुमार, अश्वनी भिड़े देश पांडे, बेगम बतूल, भरत गुप्ता, भैरव सिंह चौहान, भीमाब्वा डोड्डा वलप्या सिलक के थारा और दुर्गा चरण रणबीर। इसके अलावा फारूक अहमद मीर, गोकुल चंद दास। ये यहाँ से प्रश्न आया था कि ये ढाक वादक हैं और बंगाल के हैं, तो ठीक है। तो ये नाम इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। गुरुवावर दोरई, हरिचंद्र सिंह भट्टी, हरजीत सिंह श्रीनगर वाले, हसन रघु, जसविंदर नरूला, जयना चरण बाथरी, के कुमानकुट्टी अम्मा और मुदगुला नागफनी। इसके अतिरिक्त जो पद्मश्री 2025 में मिला था, ये है महावीर नायक, ममता शंकर, मिरियाला अप्पाराव, नरेन गुरांग, निर्मला देवी, पी दत्तचंद मूर्ति, पांडी राम मांडवी, परमार लवजी भाई नागजी भाई, पुरुषाई कन्नप्पा सबंदन, राधाकृष्ण देवन सपंदी, रणेंद्र भानु मजूमदार, रतन कुमार पारिमू, रेवना कांता महता, रिक्की केज, श्याम बिहारी अग्रवाल, तेजेंद्र नारायण मजूमदार, थीयम सूर्यमुखी देवी, वासुदेव कामत, वेलुवासन और बेंकप्पा अंबाजी सुगतोर। ये टोटल जो 40 लोग हैं, ये कला के क्षेत्र में मिला था। ठीक है।
जबकि साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो ये हैं अनिल कुमार बोरो, अरुणोदय साहा, अरविंदर शर्मा, चंद्रकांत सेठ, डेविड आर श्यामुल्ला, गीता उपाध्याय, गणेश्वर शास्त्री द्रविड़, हृदय नारायण दीक्षित, ह्यू और कालिन गेंटजर, जगदीश जोशीला, के.एल. कृष्णा, लक्ष्मीमती रामसुब्बायार, ललित कुमार मंगोत्रा, मारुति भुजंगराव चितमपल्ली, नागेंद्र नाथ राय, नितिन नोहारिया, प्रतिभा सतपथी, रामदरस मिश्रा, रेंथे लई लाल रावना, संत राम देसवाल, सैनी विश्वनाथन, सीन काफ निजाम, स्टेफन नैफ, सैयद एनल हुसैन और तुषार दुर्गेश भाई के अलावा वादिराज राघवेंद्राचार्य पंचमुखी, ये साहित्य और शिक्षा से थे। जबकि चिकित्सा के क्षेत्र में जो पद्मश्री पाने वाले व्यक्ति हैं अशोक लक्ष्मण महापात्रा, बुद्धेंद्र कुमार जैन, हेमंत कुमार, नीरज भाटला, शेखा शेख अली अल जाबेर अल सबाह, सोनिया नित्यानंद, विजय लक्ष्मी देशमाने और विलास डांगरे। ठीक है। तथा विज्ञान और अभियांत्रिकी यानी कि साइंस और इंजीनियरिंग में पद्मश्री पुरस्कार 2025 पाने वाले व्यक्ति हैं अजय वी भट्ट, आशुतोष शर्मा, चेतन ई चिटनीस, एम.डी. श्रीनिवास, सेतु रामन पंचनाथन तथा सुरेंद्र कुमार वसाल। जबकि व्यापार और उद्योग यानी कि इंडस्ट्री और ट्रेड में अरुंधति भट्टाचार्य, ओंकार सिंह पहवा, पवन गोयनका, प्रशांत प्रकाश, आर.जी. चंद्रमोगन, सज्जन भंजिका और शैली होलकर को पद्मश्री 2025 दिया गया। वहीं खेल के क्षेत्र में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। टोटल 4 लोगों को पद्मश्री मिला था। ये नाम याद रखना, एक तो हैं हरविंदर सिंह, दूसरा इनवेल्लिप्पल मणि विजयन जिनको आई.एम. विजयन भी बोलते हैं, ये फुटबॉल से संबंधित हैं, आर अश्विन और सत्यपाल सिंह, ये चारों नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनका फील्ड भी याद रखना। हरविंदर सिंह हॉकी से संबंधित हैं और हरियाणा के हैं। ठीक है, हरविंदर हॉकी हरियाणा, ये प्रश्न बन चुके हैं। जबकि आई.एम. विजयन फुटबॉल से हैं और केरल के हैं। आर अश्विन की बात करें तो ये क्रिकेट से हैं और सत्यपाल सिंह की बात करें तो ये पैरा कोच हैं। ठीक है, पैरा एथलीट्स हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके अलावा बात करें तो समाज सेवा में भीम सिंह भावेश, चैतराम देवचंद पवार, जुमदे योमगाम गामलीन, लिबिया लोबो सरदेसाई, राधा बहन भट्ट, सुरेश हरिलाल सोनी और विनायक लोहानी को पद्मश्री 2025 मिला समाज सेवा में। जबकि लोक कार्य और प्रशासन में सी.एस. वैद्यनाथन, किशोर कुणाल, मंडा कृष्ण मडिगा और नारायण जो कि भुलाई भाई के नाम से प्रसिद्ध हैं, इनको मरणोपरांत मिला। ये यूपी से हैं, काफ़ी इंपोर्टेंट हो जाता है। तथा कृषि के क्षेत्र में हरिमन शर्मा, एल हंगथिंग और सुभाष खेतूलाल शर्मा को दिया गया पद्मश्री 2025। अध्यात्म यानी कि स्पिरिचुअलिज्म की बात करें तो इसमें बैजनाथ महाराज, जोनास मासेटी, लामा लोमजंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लद्दाख से एकमात्र, तो याद रखिएगा। इसके अलावा स्वामी प्रदीप्तानंद जिन्हें कार्तिक महाराज बोलते हैं और विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज, ये थे अध्यात्म और धार्मिक सेवा में। इसके अलावा वास्तुकला में बात करें तो चंद्रकांत सोमपुरा, के दामोदरन और वैरी जान ग्रॉडफे, ये टोटल 113 लोग थे जो पद्मश्री 2025 से सम्मानित थे। तो 113 पद्मश्री थे और 19 पद्म भूषण थे तथा 7 पद्म विभूषण थे। तो ये सारे हम लोग डिस्कस कर दिए, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत सरकार ने किस योजना का बजट कम किया है 2025 में? तो ये था उस्ताद स्कीम। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उस्ताद स्कीम। अब ये उस्ताद स्कीम है ना, इसका फुल नेम याद रखिएगा। इसका फुल नेम है अपग्रेडिंग स्किल एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट क्राफ्ट फॉर डेवलपमेंट। क्लियर है, तो याद रखिएगा। जनवरी 2025 में रूस और किस देश के बीच रक्षा एवं उद्योग क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ? तो ये हुआ रूस और ईरान के मध्य। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रसिया और ईरान के मध्य। ठीक है, जनवरी 2025 में रशिया और ईरान के मध्य रक्षा और उद्योग क्षेत्रों सहित कई क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण व्यापक रणनीतिक साझेदारी समझौता जिसको कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ। ईरान की बात करें तो ईरान की राजधानी तेहरान है, जबकि रूस की राजधानी मॉस्को है। करेंसी रूबल चलता है।
हाल ही में गिग वर्कर्स को ऋण प्रदान करने के लिए किस इनोवेशन हब ने डिजिटल ऋणदाता वीवीफी फाइनेंस के साथ मिलकर एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया? तो ये शुरू किया जो आरबीआई के साथ मिलकर। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। और रिजर्व बैंक के वर्तमान में जो गवर्नर हैं 26वें नंबर के, ये नाम याद रखना, ये हैं संजय मल्होत्रा। ठीक है, संजय मल्होत्रा आरबीआई के गवर्नर हैं। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था और इसका जो नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये हुआ था 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई में वर्तमान में 4 डिप्टी गवर्नर हैं, इनके नाम भी याद रखना। एक तो है पूनम गुप्ता जो कि 2025 में नियुक्ति हुई है। दूसरे हैं टीबी रविशंकर। तीसरे हैं सोमनाथ। और एक और कौन है? श्रीचंद मुर्मू। तो ये चारों नाम याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। आरबीआई का हेडक्वार्टर की बात करें तो ये मुंबई में है, पहले स्टार्टिंग में कोलकाता था। क्लियर है? गिग वर्कर्स मतलब ऐसे लोग जो जो जॉब करते हैं ना, ये मतलब टिकाऊ नहीं होते, मतलब ऐसे जॉब होते हैं जैसे उबेर जोमेटो वाले जो राइडर होते हैं, इन ये जो जॉब करते हैं ना, ये होता है, मतलब ये कोई मतलब फिक्स जॉब नहीं होती है। ठीक है, तो उनको गिग्स वर्कर बोला जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। पुरुषों की 5000 मीटर इंडोर दौड़ में 13 मीटर की बाधा को तोड़कर नए राष्ट्रीय और एशियाई रिकॉर्ड स्थापित करने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ये थे कुलबीर सिंह। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुलबीर सिंह। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। खो खो विश्व कप 2025 में नेपाल की टीम को किस देश की टीम ने हराया? तो खो खो वर्ल्ड कप 2025 की बात करें तो दोनों, मेल हो या फीमेल, दोनों में भारत ने नेपाल को हराया। तो नेपाल की टीम को किस देश की टीम ने हराया? तो भारत की टीम में। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत। 2025 में किस शहर में 11,000 से अधिक अल्पसंख्यक छात्रों को कुल 6.9 करोड़ की छात्रवृत्ति प्रदान की गई? तो ये किया गया उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसका पहले नाम इलाहाबाद था। क्लियर है? आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। यूनेस्को द्वारा मैप, जिसको बोलते हैं मैन एंड द बायोस्फीयर, कार्यक्रम के 37वें सत्र के दौरान किस बायोस्फीयर रिजर्व को शामिल किया गया? तो ये था हिमाचल प्रदेश का कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश का शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व। क्लियर है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास 2025 भारत और किस देश के मध्य होता है? तो बोल्ड कुरुक्षेत्र की बात करें तो ये होता है सिंगापुर के साथ। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सिंगापुर। ध्यान दीजिएगा, इसका 2025 में 14वां एडिशन था, जो 2025 में जुलाई में हुआ था। कहाँ हुआ? राजस्थान के जोधपुर में, यानी भारत में हुआ था। ठीक है, और किसके मध्य होता है? तो भारत और सिंगापुर के मध्य। कौन सा अभ्यास? बोल्ड कुरुक्षेत्र। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कितनी बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण के लिए, यानी बिग कैट अलायंस के लिए शुरुआत की? तो ये शुरुआत किया इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की बात करें तो 7 जो बिल्ली की प्रजातियां होती हैं, जो 7 प्रजातियों में नाम याद रखना, ये होते हैं प्यूमा, जगुआर, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता। ठीक है, तो ये 7 होते हैं। मतलब बाघ के मतलब बिल्ली प्रजाति से संबंधित है। बात करें बिग कैट अलायंस की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में है और इसकी जो स्थापना हुआ था 2023 में हुआ था, जब प्रोजेक्ट टाइगर का 50 वर्ष पूरा हुआ था, यानी सिल्वर जुबली मनाया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना की बात करें तो ये 1973 में हुआ था। और इसके अलावा ध्यान देना, एक प्रोजेक्ट एलिफेंट चलता है जो कि 1992 में स्थापित हुआ था। ठीक है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से किसने गुजरात में गांधीनगर शहर के पास गिफ्ट सिटी में अपनी अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई शाखा का उद्घाटन किया? तो ये किया था HSBC बैंक ने। ठीक है, HSBC बैंक। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, HSBC बैंक। देखिए, HSBC बैंक was one of the earliest global financial institution to establish an international banking unit branch in Gujarat gift city and was the first bank to receive a license from the newly established International Financial Services Center Authority.
द ब्रांच वाज इनॉग्रेटेड ऑन जनवरी 26, 2021। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 2017 और 25 के आईपीएल फाइनल के बाद किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मैच यानी कि मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया? तो ये थे कुणाल पांडे। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कुणाल पांडे। तो ये है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए लिस्ट जो आईपीएल के हैं। 2017 में कुणाल पांडे थे और लेटेस्ट वाले हैं 2017-25 में भी जो आरसीबी जीता था किंग्स इलेवन पंजाब को हरा के, यहाँ भी कुणाल पांडे ही थे। बस अंतर ये है कि 2017 में मुंबई इंडियंस से खेले थे और 2025 में आरसीबी के साथ खेले थे। क्लियर? और आरसीबी ही विजेता थी। 18वां जो आईपीएल हुआ था 2025 में, सेशन 18वां संस्करण था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी? तो ये बनी क्रिस्टी कोवेंट्री। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्रिस्टी कोवेंट्री। इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि पहली महिला है और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, तो नाम याद रखना, क्रिस्टी कोवेंट्री, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। 2025 में भारत का नवा 58वां बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व कौन बना? तो ये बना माधव टाइगर रिजर्व, जो कि माधव नेशनल पार्क को 58वां टाइगर रिजर्व बनाया गया, जो कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। भारत में नए कर व्यवस्था जो न्यू टैक्स रिजीम है के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 से वार्षिक कितनी आय तक कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा? तो ये है 12 लाख रुपए। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 12 लाख रुपीज। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन किन स्थानों पर हुआ? तो अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए थे कि दिल्ली में हुआ था। 3 स्टेडियम नाम याद रखना, एक तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, दूसरा इंदिरा गांधी स्टेडियम, तीसरा डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। तीनों स्टेडियम नाम याद रखना, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम और करणी सिंह शूटिंग रेंज। अगस्त 2025 में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी द्वारा शैक्षणिक अनुसंधान और सैन्य आवश्यकताओं के बीच सेतु बनाने के लिए आईआईटी मद्रास में किस सुविधा का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया था अग्निशोध, भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ, इंडियन आर्मी रिसर्च सेल, अग्निशोध नाम था। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। 2025 में भारत के लोकपाल ने एक नया आदर्श वाक्य क्या अपनाया? तो ये था नागरिकों को सशक्त बनाएं, भ्रष्टाचार को उजागर करें। जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, एम्पावर सिटीजन, एक्सपोज करप्शन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं याद रखना वर्तमान में लोकपाल कौन है? तो ये हैं एम.एन. खानविलकर। और प्रत्येक वर्ष लोकपाल दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 जनवरी को प्रत्येक वर्ष लोकपाल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये भी आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। जीमैक्स अभ्यास में भारत की ओर से मुख्य रूप से किस जहाज ने भाग लिया था? तो जीमैक्स की बात करें तो ये भारत और जापान के मध्य होता है। इंडिया और जापान के मध्य जो अभ्यास होता है जीमैक्स, ये होता है समुद्री अभ्यास। ठीक है, नौसेना अभ्यास है। ठीक है, इंडिया और जापान के मध्य। और इसमें जो भारत की तरफ से भाग लिया था ये था आईएनएस सह्याद्री। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आईएनएस सह्याद्री। वही ध्यान दीजिएगा भारत और जापान के साथ एक और अभ्यास होता है धर्मा गार्जियन, जो कि थल सेना अभ्यास है। ये भी याद रखें। धर्मा गार्जियन जो हुआ था 2025 में, ये हुआ था जापान में ही आयोजित हुआ था। 24 मई 2025 को आयोजित नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक किस शहर में हुआ? तो ये हुआ था 10वीं गवर्निंग नीति आयोग, इंपॉर्टेंट जो भी होगा नई दिल्ली में होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी, याद रखना उपाध्यक्ष पूछे तो सुमन बेरी, अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री ही होते हैं, और सीईओ पूछे तो BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, याद रखना। स्थापना कब हुआ था नीति आयोग का? 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पे आया था ये। ठीक है, इसका फुल नाम याद रखना, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 2025 लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड में स्पोर्ट्स पर्सन विद डिसेबिलिटी का पुरस्कार किसको मिला? अभी हम लोग डिस्कस किए थे, कौन थे? जियांग युआन, जो कि चाइना के पैरा स्विमर थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 2025 में आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित किया गया था?
तो ये हुआ था विशाखापट्टनम के विजयक में। करेक्ट आंसर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2025 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत नई ऋण सीमा क्या घोषित की गई? तो 3 लाख से करके 5 लाख कर दिया गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 लाख रुपए। ठीक है, अब आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। फुटबॉल में द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये मिला था लाइफ टाइम पुरस्कार जो फुटबॉल से संबंधित था, द्रोणाचार्य पुरस्कार। ये थे फुटबॉल में द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड, अरमांडो कोलको, नहीं ये तो थे नहीं। बाइचिंग भूटिया ये भी नहीं थे। स्टीफन कांस्टिन ये भी नहीं थे। आई एम विजयन ये भी नहीं थे। सभी गलत हैं, ऑप्शन कोई नहीं सही है। ठीक है, आई एम विजयन की बात करें तो इन्हें पद्मश्री मिला था 2025 में फुटबॉल के क्षेत्र में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन ई सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। जो फुटबॉल के क्षेत्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था ना, ये ध्यान दीजिएगा, 2 लोगों को मिला था। एक तो थे अरमांडो एग्नेलो, फुटबॉल से संबंधित हैं, और दूसरा थे एस मुरलीधरन, बैडमिंटन से। तो यहाँ पे अरमांडो एग्नेलो तो ऑप्शन में था नहीं। ठीक है, इसलिए कोई नहीं सही है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अरमांडो एग्नेलो। ठीक है, करेक्ट आंसर अरमांडो एग्नेलो हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए, जो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया 2 कैटेगरी में दिया गया था। एक तो रेगुलर श्रेणी में 3 लोगों को दिया गया था, जिसमें सुभाष राणा पैरा शूटिंग से संबंधित है, दीपाली देश पांडे शूटिंग से संबंधित है, और संदीप सागवान हॉकी से संबंधित है। जबकि लाइफ टाइम श्रेणी में मिला था एक तो एस मुरलीधरन जो कि बैडमिंटन से थे, और दूसरा अरमांडो एग्नेलो जो थे फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। 2025 में आर्यभट्ट उपग्रह जो भारत का पहला सैटेलाइट है, इसकी कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो आपको पता होगा जो आर्यभट्ट उपग्रह था इसको लॉन्च किया गया था 1975 में। अगर इस प्रकार ऐड करें तो कितना हो गया? 25 उधर 25 इधर, तो 50वां वर्षगांठ। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गोल्डन जुबली। ऑप्शन सी बिल्कुल सही। ठीक है, भारत का पहला उपग्रह कौन था? आर्यभट्ट था। जो कि विश्व का कौन था होता है? स्पुतनिक था जो रसिया का है। स्मृति मंधाना ने किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई क्रिकेट में 4000 रन पूरे किए? तो ये पूरे किए 2025 तक, फरवरी 2025 तक की बात है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 2025। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। चिनाब ब्रिज जो कि समुद्र तल से कितना ऊंचा है? तो ये है लगभग 360 मीटर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 359 मीटर लगभग। T20 क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने? तो ये बने साई सुदर्शन, जिनको आपको पता होगा आईपीएल में इनको ऑरेंज कप मिला था, जो कि सबसे अधिक रन बनाने वाले को दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर साई सुदर्शन हो जाएगा। 2025 में आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में किस भारतीय खिलाड़ी को शामिल किया गया? तो ये किया गया आपने महेंद्र सिंह धोनी को। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, महेंद्र सिंह धोनी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 2025 के फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो फ्रेंच ओपन की बात करें 2025 में, तो फ्रेंच ओपन जीता था सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन होता, तो ऑस्ट्रेलियन जेनिक ने जीता, फ्रेंच कार्लोस, 2 ही लिखते ना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्लोस अल्कराज। ठीक है, अब जब से आपको पता होगा टेनिस ग्रैंड स्लैम के टोटल 4 मैच होते हैं, जिनमें सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है फ्रेंच ओपन जिसको रोनाल्ड गैरोस ट्रॉफी भी बोलते हैं, तीसरा होता है विंबलडन ओपन, और चौथा होता है यूएस ओपन। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, विजेता मेंस में जैनिक सिनर था, और वुमेन्स में मेडिसिन कीज थे। फ्रेंच ओपन की बात करें तो मेंस में थे कार्लोस अल्कराज, जबकि वुमेन्स में कोको गोफ सिंगल एकल विजेता थे। विंबलडन की बात करें तो जैनिक सिनर थे मेंस में, और वुमेन्स में थे इगा स्विएटेक। जबकि यूएस ओपन की बात करें तो कार्लोस अल्कराज मेंस में थे, और अरेना सेबलिंका वुमेन्स में थे। ठीक है, याद रखना काफ़ी आसान है। देखिए, अगर ये क्रम याद है, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन होता है, फिर फ्रेंच, फिर विंबलडन, फिर यूएस। तो देखिए 2 ही लोग का नाम याद रखना मेंस में, एक तो जैनिक फिर कार्लोस, फिर जैनिक फिर कार्लोस। ठीक है, तो ये याद हो जाएगा। यहाँ से ध्यान देना, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ना, ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, और यूएस ओपन भी हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। जबकि फ्रेंच ओपन जो है ये खेला जाता है क्ले कोर्ट पे, और विंबलडन ओपन खेला जाता है ग्रास कोर्ट पे। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ से ये प्रश्न बनता है कि इन
किस देश के खिलाड़ी हैं? तो जेनिक सिनर की बात करें तो इटली से हैं, कार्लोस अल्कराज की बात करें तो स्पेन से हैं, ठीक है। मेडिसिन कीच और कोको गोफ की बात करें तो यूएसए से हैं, ईगा स्वेटेक की बात करें तो पोलैंड से हैं, और अरेना सेबलिंका की बात करें तो बेलारूस से हैं। तो ये भी याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। बजट 2025 में मुख्य रूप से किस राज्य के लिए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को घोषित किया गया? तो ये किया गया था बिहार के लिए, क्योंकि बिहार में भी चुनाव था नवंबर 2025 में, आपको पता ही होगा। लगभग 2000 वर्ष पहले बौद्ध धर्म के आगमन को चिन्हित करने के लिए कौन सा देश एक त्योहार है पोसोन पोया महोत्सव मनाया? तो ये मनाया श्रीलंका ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, श्रीलंका। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत 2025 में कितने शहर या जिलों का मूल्यांकन किया गया था? तो ये टोटल 130 जिलों का। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 130। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, नेक्स्ट राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत डिजिटल नवाचार यानी डिजिटल इनोवेशन के लिए गोल्डन मेडल यानी कि स्वर्ण पदक किस पंचायत ने जीता? तो ये था रोहिणी ग्राम पंचायत। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। जून 2025 की बात है, अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हो गया था, आपको पता होगा, AI-171। ये किस देश के लिए जा रहा था? तो ये हैदराबाद से उड़ान भरा और ये जा रहा था लंदन। लंदन बोले तो यूनाइटेड किंगडम। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही ये उड़ान भरा, मात्र 32 सेकेंड पर प्लेन क्रैश हो गया भारत में ही, अहमदाबाद में, ठीक है। तो याद रखिएगा। कहाँ जा रहा था? UK के लंदन में। कहाँ से? अहमदाबाद से लंदन। फरवरी 2025 में WTA 1000 खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी का नाम क्या था? तो ये थी मीरा एंड्रीवा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मीरा एंड्रीवा, ठीक है। तो ये थे प्रश्न। अभी काफ़ी सारे प्रश्न बचे हुए हैं, उनको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 4 के साथ नेक्स्ट डे। और कोशिश करेंगे कम से कम पार्ट में ये पूरा सीरीज समाप्त हो जाए। 27 नवंबर से लेकर 9 जनवरी के मध्य जो रेलवे ग्रुप डी के करंट अफेयर के प्रश्न पूछे गए थे। तो अगर आपने अभी तक पार्ट 1, 2 नहीं देखा है तो कोई नहीं, इसी वीडियोज के डिस्क्रिप्शन में हम लोग इसको पिन कर दिया जाएगा, और पार्ट 4 नेक्स्ट डे हम लोग कवर करेंगे। कोशिश करेंगे जल्द से जल्द ये पूरा सीरीज समाप्त हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। स्टे ट्यून्ड विथ एग्जाम प्रहार।